जय हिंद साथियों। मैं राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी नन्हे मुन्ने छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं समाज विज्ञान यूपी बोर्ड 2024 इतिहास क्लास 10 के लिए मैं लेके आया हूं, जो बहुत ही बच्चों की मांग थी। कई बच्चे हम हमसे कह चुके हैं ऑफलाइन कोचिंगों में कि सर आप चालू नहीं किए अभी। तो मैं आज आपको ये नया आगाज़ करता हूं कि आज से चालू हो गया और हर रोज़ आपको प्रतिदिन आपको ये वीडियो मिलता रहेगा समाज सोशल साइंस का। और जितने भी छात्र हैं सोशल साइंस कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा दावा है। आपको 70 में 70 लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और आप हमारा वीडियो रोज़ आप देखते रहिए, प्रतिदिन देखते रहिए, और जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो सके सोशल साइंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। आपको आज देखा जाए तो सबसे पहले मैं आज देखा जाए तो कुल मिलाकर देखिए बहुविकल्पित प्रश्न नहीं लेके आया हूँ। मैं कुल मिलाकर लघु उत्तरी प्रश्न लेके आया हूँ आज। लघु उत्तरी प्रश्न जो देखा जाए परीक्षा की दृष्टि में जो बनाया हूँ, 100% मेरा दावा है कहीं ना कहीं आपको ये फंसना निश्चित है। आइए दोस्तों, मैं बात करता हूँ देखिए ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्वेश्चनों का पूछने का तरीका यही है प्यारे स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात क्या होती है स्टूडेंट, कि देखिए कैसे लिखना है। सबसे बड़ी बात होती है लिखने की, मतलब कितने मैटर देना है। तो आपको देखा जाए लघुत्तरी प्रश्न में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, मेन मेन पॉइंट को अपना दिखाना है, दर्शाना है। तो चलते हैं दोस्त, हम आपको बात करते हैं कि देखा जाए तो जहाँ तक सवाल ही होता है कि इसमें हम कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑटो वान बिस्मार्क की हम बात करते हैं। तो ऑटो वान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था। देखिए ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी जो साम्राज्य था, जर्मनी राज्य था, वहाँ का वो प्रथम चांसलर था तथा तत्कालीन यूरोपी, यहाँ देखिए आप सबसे बड़ी बात है, बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। मतलब यूरोप ऐसी क्रांति थी, यूरोप में देखा जाए तो जहाँ तक क्रांति का जहाँ तक सवाल होता है, यह फ्रांस की क्रांति से उठता है। तो देखिए प्रभावशाली नेता, मैं इसको प्रश्न लेके आया हूँ कि कैसे फ्रांस क्रांति कैसे हुआ, इसके बाद ही है। तो देखा जाए तो तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था, और मतलब यही कुल मिलाकर मेन मुद्दा था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। कहीं न कहीं जर्मनी को मिलाने का सबसे बड़ा श्रेय किसका होता है? बिस्मार्क का, ऑटोमान बिस्मार्क का। ये कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा इन्होंने 1870 ईस्वी तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह की नीति अपनाई। मतलब खो देखिए लौह और रक्त की नीति अपनाने का मतलब, सबसे बड़ी बात हो, रक्त और लौह की नीति अपनाने का मतलब क्या होता है? इसका कारण कहता है खून का बदला खून। इन्होंने ऐसा काम किया कि देखिए अपने देश में राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की। भाई देखिए राष्ट्रीय मतलब देखा, राष्ट्रीय की भावना लाना बहुत आसान नहीं होता है, राष्ट्र हित की जगाना बहुत आसान नहीं हो, जनता को बताना कि राष्ट्रीय एकता लाना इतना आसान नहीं। बहुत मेहनत किया इन्होंने, बहुत मेहनत किया राष्ट्रीय एकता लाने के लिए, राष्ट्र भावना लाने के लिए। राष्ट्र भावना देखिए, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद उसे कहा जाता है कि जहाँ पर प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संसद शासन लाना, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। जो अपने देश के प्रति सोचे उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, जो अपने देश के प्रति सोचे। भाई देश के प्रति जब जज्बा होता नहीं, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है तो लोगों के अंदर क्या आ जाता है दोस्त? लोगों के अंदर एक नया जोश आ जाता है, उसके अपने प्रति आ जाता है, अपने देश के प्रति आ जाता है। उसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद कहते हैं दोस्त। आइए देखते हैं 1871 में 1890 के तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1871 से 1890 में बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। और 1890 में उसने अपने पद पर से त्याग भी दे दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको बहुत राजनीतिक दबाव था, और इन राजनीतिक दबाव के कारण से ये अपने पद पर क्या कर देता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो कुल मिलाकर ये अपने पद से त्याग भी दे देता है। तो दोस्त कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। और नोट करने अब अगला आते हैं, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या है दोस्त? दूसरा प्रश्न लेके आए। ये हम देखते हैं कि परीक्षाओं में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट में है। ये फ्रांस की क्रांति तो पक्का आती है, ये पता नहीं क्या हो गया है कि हर परीक्षाओं में चाहे एक छोटा क्वेश्चन दे चाहे बड़ा क्वेश्चन दे देता है, जरूर दे देता है।
तो देखिए इस फ्रांस की क्रांति 5 मई से चालू हुई, 1789 को प्रारंभ हुई है। फ्रांस की क्रांति एक सोचनीय और आर्थिक स्थिति को क्रांति में मूल कारण ही थी। तो देखा जाए तो और देखिए लुईस 16वां, हम आपको बता दूं कि जरा ध्यान दीजिएगा, ये लुईस देखिए लुईस 14वां 15वां 16वां, लुईस 14वां जब आता है तो लुईस 14वां एक बहुत ही देखा जाए तो जो स्टेटस बुलाया जाता, जनरल स्टेटस बुलाया जाता था, उसको बिल्कुल इन्होंने समाप्त कर दिया। जनरल जो स्टेटस जनरल अधिवेशन बुलाया जाता, जो नेता लोग संसद में बैठते थे, संसद में बैठना बन बिल्कुल इन्होंने 2 साल 200 वर्षों तक किसी संसद को बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि अपने भारत का जो कानून बनता है दोस्त, तो कहाँ बनता है, संसद में बनता है कानून। तो संसद कौन बनाते हैं, संसद बनाने वाला व्यक्ति कौन होता है, तो संसद में बनाने वाला व्यक्ति सांसद होते हैं, जो उसके सदस्य होते हैं वही बनाते हैं। इन्होंने बुलाना ही बंद कर दिया ताकि कोई कानून बन ना पाए और अपनी मनमौजी राज से हम शासन चलाएं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1789 को ये क्रांति जब प्रारंभ होती है फ्रांस में, सोचनी आर्थिक स्थिति क्रांति को मूल कारण बन जाती है। लुईस 16वें की फिजूल खर्ची, अब आपको बता सकते हैं कि जहाँ तक सवाल है कि देखा जाए इनकी पत्नी की बात करते हैं, देखिए एनी एंटोनेट, ये इन्होंने किया क्या, इनकी पत्नी खूब खा मतलब खूब का देखा अपने सौंदर्य में मस्त रहती थी, खूब अपने सौंदर्य का विस्तार करती थी, और ये देखा जाए तो यहाँ रानी नहीं थी। और दूसरी बात और बता दूं आपको, ये फिजूल खर्ची में ज़्यादा थे, कहीं रंगाई पोताई में अपने कुल मिलाकर देखा जाए तो देश को एकदम ख़त्म कर दिया, देश को एकदम चूस लिया, और जिससे कारण जनता बेहाल हो गई, गरीबी बढ़ती गई, लोग परेशान होने लगे, और लोग जनता बेचारे क्या करें, खाने के लिए मर रहे थे। और जब खाने के लिए मर रहे थे तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा, इन्होंने सोचा कि हम भाई अब जान बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा। तो इन्होंने उस समय ऐसी क्रांति आ गई, अपने पेट पालने के लिए दुकानों पर जाकर लूटना पड़ा, ये हाल थी उस समय की। तो देखा जाए तो गया और देश की आर्थिक रूप से देखिए दिवालियापन के कगार पे आ गया था। मतलब दिवालियापन के ऐसा हो गया कि लगता था कि देश बिकने वाला है, देश बिक कर तभी हम लोग को खाना पीना की व्यवस्था हो पाएगी, जो स्थिति थी जनता की। और उस समय कोई राजा कोई ध्यान नहीं देता था, अपने मस्त थे और जनता बेहाल थी। और देखा जाए जनता पर कर बढ़ाने, देखिए भाई अब इनको जब देखा जाए आर्थिक जब बोझ बढ़ गया तो इन्होंने टैक्स लगाना चालू कर दिया। टैक्स का मतलब होता है कर, कर और बढ़ा दिया ताकि हमारा जो आर्थिक सुधर सके। मगर जनता देने लायक हो तो हम ना, जनता पहले बेचारा गरीबी रेखा में चल रहा है, उसके ऊपर और टैक्स ले रहे हो, और टैक्स ले रहे हो, कितना लेोगे टैक्स भैया, एक समय सीमा होती है दोस्त। और जब समय सीमा से ज़्यादा आप लेंगे टैक्स तो कैसा देगा बेचारा जनता। भाई किसान मजदूर बेचारे परेशान थे, और उसमें कहीं मतलब किसान की फसल सूख जाती थी, और कहीं पता लगा कि सूखा अकाल पड़ गया, महामारी पड़ गया, तो कहाँ से देगा, उसको भी चाहिए। और देखिए प्रस्ताव किया जिसका जनता ने विरोध भी किया, कहा कि देखिए भैया कर आप बार बार बढ़ाएंगे तो हम कहाँ से दे पाएंगे भैया, भाई आप बताइए, हमारे पास उतना इससे मतलब स्थिति नहीं है, उतना पैदावारी भी नहीं है, हम कहाँ से दे पाएंगे। और देखा जाए सूखा पड़ कहीं अकाल पड़ रहा है, तो जनरल देखा जाए जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही, स्टेटस जनरल बुलाने का अधिवेशन के साथ ही एक क्रांति विस्फोट हो गया। अब देखिए कहीं ना कहीं ये जो जनरल स्टेटस कभी बुलाया नहीं जाता था, लुई 14 में 200 वर्षों तक बंद था शासन। मतलब जानते हैं इस दृश्य से फ्रांस में एक तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आर्थिक ही इनको डुबो दी। अगर बताइए जनता अगर परेशान ना होती तो जनता इतना रोड पे ना आती, तो 100% है क्रांति मतलब फ्रांस क्रांति मुश्किल था होना। मगर रही बात यह जब भूखे लोग मरने लगे तो फ्रांस क्रांति करना पड़ा। तो दोस्त तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, आज मेरा पहला वीडियो है, इतिहास का पहला वीडियो है दोस्त। अगर ये आपको अच्छा लगे कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, और अपने मित्रों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।